न्यूज़ 21 राजस्थान की इस कटौती डॉक्यूमेंट्री में मैं आ चुका हूं एसबीआई की एक सीएसपी पर। सबसे पहले सर, न्यूज़ 21 राजस्थान की इस कटौती डॉक्यूमेंट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नरेश जी, आप कितने टाइम से ये सीएसपी चला रहे हैं? 2019 से। यानी पिछले लगभग 1.5-2 साल से आप सीएसपी चला रहे हैं। तो इसमें कितने से लेकर कितनी दूर तक का लेन देन किया जा सकता है? 0 से 20,000। 0 से 20,000 तक का लेन देन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ कोई सरकारी सुविधाएं जैसे कोई स्कीम वगैरह प्रोवाइड की जाती है नहीं? हाँ, यहाँ पर अटल पेंशन योजना जैसे PMJJY, PMSBY। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजना है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावी रूप से लोगों में पहुँचाई जाती है। विष्णु जी, आपका न्यूज़ 21 राजस्थान की इस कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो विष्णु कुमार जी, आप पिछले कितने सालों से ये टेलर का काम कर रहे हैं? सर 2013 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं। यानी लगभग पिछले 7-8 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो आप मुख्य रूप से पुरुषों के लिए परिधान बनाते हैं या और किसी के लिए, महिलाओं के लिए? जैसे केवल पुरुषों के लिए। केवल पुरुषों के लिए परिधान बना। जैसे ग्रामीण इलाके में मुख्य रूप से आप कौन कौन से परिधान बनाते हैं? ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर पैंट शर्ट, कमीज पायजामा, चौड़ा वगैरह सभी चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। हमारे गांव का सबसे बड़ा और प्राचीन विद्यालय अमर शहीद मूलाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर पढ़े हुए विद्यार्थी आज न केवल जाइल बल्कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी अपनी प्रतिभाएं और सफलताओं का लोहा मनवा रहे हैं। यदि युवा पीढ़ी की बात की जाए तो अभी वर्तमान के अंदर बहुत ही युवा और युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्रीमान सुशील जी PTI बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो कटौती के अंदर लगभग प्रति वर्ष जो भी वैकेंसी, जो भी भर्ती आती है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो फौज की हो, चाहे वो टीचिंग स्टाफ की हो, चाहे वो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, जो भी वैकेंसीज आती है, प्रति वर्ष हमारे गांव की प्रतिभाएं अपने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लोहा मनवा रही है और सफलताओं के झंडे गाड़ रही है। विकास हो रहा है गांव के, बढ़िया है। स्कूल है बढ़िया, पढ़ाई स्कूल की बढ़िया चल रही है। कन्या पाठशाला स्कूल है तो बढ़िया है। अभी इधर साइड में बच्ची खेल मैदान है तो बड़ी वो भी अच्छा है गांव में। तो ये बताओ नरसिंह जी नाम है? हाँ। नरसिंह जी, मुझे ये बताओ कोई कमी बताओ गांव की कि कुछ नहीं है यार साहब, क्या कमी है गांव में? सब चीज़ विकास चल रहा है, अच्छा खुरा बन रहा है। जैसे अपने गांव में देखो, अभी 12-13 रुपये 15 रुपये का ब्लॉक मांग रहा है। बाकी गांव में जैसे 7 रुपये 8 रुपये का ब्लॉक आ रहा है, अपने गाँव में 15-16 रुपये का ब्लॉक लग रहा है। तो अब गांव में तो अच्छा काम हो रहा है ना अपने। अभी गांव में वर्तमान सरपंच जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांव और भी आपने गांव देखे हैं, दूसरे गांव भी देखे हैं, अपना गांव भी देख रहे हो, कोई ऐसा गांव समझ में आ रहा है कि यार वो गांव बेटर है, ऐसा कोई? नहीं, अपने गांव में वो देखो डॉक्टर भी अच्छा है, सुविधा पूरी मिल रही है। गांव में कोई पंचायत का काम हो रहा है तो वो भी बढ़िया हो रहा है। सब चीज़ का बढ़िया काम हो रहा है अपने गांव में। जैसे सुविधा, अभी सरपंच के पास जाएगा तो वो तुरंत साइन कर देगा, कोई समस्या है तो हल करता है। कोई चीज़ की समस्या नहीं है तो आवागमन ऐसे तो आदमी लोग बोल रहा है अभी सब घर घर पर थोड़ी काम होता है, जितना चूल्हा है उतना काम थोड़ी होता है। इतना तो होएगा नहीं ना। अभी एक आदमी है तो एक आदमी पर पूरा परिवार फैमिली पे थोड़ा होएगा, एक आदमी पर फैमिली पे होएगा, वही है बात। कुल मिला के यहाँ पर नरसिंह जी का ये कहना है कि वर्तमान सरपंच अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके हर काम जो ये लेकर जाते हैं उनको पूरा करते हैं। इसके साथ साथ गांव की सुविधाओं में लगातार वो व्यवस्था करते जा रहे हैं। गंदे पानी की खास यहाँ पर गंदे पानी की निकासी को लेकर समस्या थी, उसका निराकरण भी अभी यहाँ पर जारी है। और मुझे नरसिंह जी अपना अनुभव बताओ, अभी जो आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ने। कहाँ, सरकारी में पढ़ाते हो? नहीं, प्राइवेट में नहीं पढ़ाएगा, हम पढ़ाएगा सरकारी में। जो जॉब मिलता है तो सरकारी में मिलता है। जैसे प्राइवेट का क्या महत्व है, सरकारी का सब चीज़ का महत्व है। अपने बच्चे को छात्रवृत्ति मिलता है, अपने बच्चे को भाई राशन पानी मिलता है। सरकारी में जाए, प्राइवेट में जाएगा तो उधर अपने को क्या मिलेगा, अपने जेब से लगेगा, उसमें सब चीज़ मिलता है ना, सारी सुविधा स्कूल में है। बच्चा है तो नज़दीक आएगा, वही है ना। और आवागमन की भी अच्छी सुविधा है यहाँ। हाँ, हर साधन वगैरह खूब मिलते हैं, सब साधन मिलता है। अपना किधर भी जाओ, डीडवाना जाओ, जाइल जाओ, नागौर जाओ, किधर भी जाओ, कोई भी साधन, हर चीज़ की सुविधा है, वही है। चलो नरसिंह जी, एक कोई और चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे कि आप कारीगर हैं। हाँ। तो क्या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? सरकारी योजना का तो जैसे अब नरेगा का चलता रहा है, नरेगा 24 घंटे चल रहा है। जैसे ये राम है, अभी इसको होद मिला है,
तो अभी इसको हौद मिला है, तो सब आदमी को जैसे मकान मिलने वाले को मकान मिल रहा है। अभी उधर हरियाणा में बंगिया में आज जाती है, पिछली जाती है तो उधर मकान बन गया, उधर भी साइटिया में मकान बनाया, अभी मकान बन रहा है। आपको पानी का टांका आपके खेत में लगाया, पहले नहीं था क्या? पहले नहीं है। तो क्या बारिश तो फिर पानी पीने के पानी की क्या व्यवस्था थी पहले नाली में। अच्छा, अब खेत में टांका बना दिया, सरपंच साहब ने बनाया? हाल बनाया कोई अभी बनाया खुद ही। आपका नाम आ गया तो वर्षा जल संचय के लिए भी यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि सरपंच साहब ने भी हमें बताया, यहाँ से ग्रामीण भी बता रहे हैं, तो वर्षा जल हो या वृक्षारोपण हो, इस मामले में यहाँ के वर्तमान सरपंच अच्छा कार्य कर रहे हैं। कटौती डॉक्यूमेंट्री के इस अगले क्रम में जब हम सभी वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं, सभी वर्गों से आपको अवगत करवा रहे हैं, तो यहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ गीता देवी हैं, जो यहाँ से पंचायत समिति सदस्य भी हैं। गीता देवी जी, आपका सबसे पहले तो न्यूज़ 21 राजस्थान और कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। गीता जी, मुझे ये बात बताइए कि आप एक सामान्य महिला के बाद आज एक पंचायत समिति सदस्य की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो बाकी सामान्य महिला जीवन और आज के आपके इस राजनीतिक जीवन में क्या कुछ अंतर आया है जिम्मेदारी मिलने के बाद? जी, कुछ खास तो अंतर नहीं है। कार्यभार के लिए आप जो हैं अपने परिजनों का सहयोग लेती हैं ताकि कार्यभार अच्छे से चल पाए। मैं सिर्फ सिंपली आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आया है पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद? नहीं। महिलाओं की स्थिति को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर विशेष तौर से बालिकाओं की वर्तमान में किस तरह की स्थिति है, इससे अवगत करवाएं। बालिकाओं की स्थिति ठीक है, खेलकूद में और सब में भाग ले रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही है और महिलाओं को भी सशक्तिकरण बढ़ रहा है। तो यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण की आप बात कर रही हैं, तो महिला रोजगार के लिए कौन कौन से प्रमुख साधन जो हैं यहाँ की महिलाएं काम में लेती हैं? अभी तो फिलहाल नरेगा चल रही है, हमारे जो खूब बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, सब ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं। नरेगा का रोज़गार के लिए यहाँ पर काम लेती हैं, साथ ही साथ महिला स्वास्थ्य को लेकर यहाँ जो ग्रामीण स्तर पर सेवाएं हैं वो किस तरह की हैं? और हमारे गांव में हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और अच्छी सुविधा है, सब में लड़कियों को महिलाओं को भी अच्छी सुविधा मिल रही है। रोज़गार के लिए नरेगा और स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं होने के साथ साथ यहाँ की बालिकाओं और महिलाओं का जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा आप क्या अंतर देखती हैं? आप चूँकि अभी युवा अवस्था में हैं और अपने से एक पीढ़ी पहले की महिलाओं को देखती हैं, तो खास आज क्या अंतर लग रहा है दोनों पीढ़ियों में? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महिलाएं, हमारी पीढ़ी की महिलाएं थोड़ी आगे आ चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछली महिलाएं थोड़ी पिछड़ी हुई थी और ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से महिलाओं को, बालिकाओं को कोई खास संदेश आप देना चाहें? मेरा तो बस यही कहना है कि महिलाओं को पहले लेडीज़ फर्स्ट है, तो लड़कियों को पूरी सुविधा और पहले रखा जाए। मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी कि वो हर क्षेत्र में अपना योगदान रखें और लड़के और लड़कियाँ सब समान होती है। लड़कियाँ लड़कों से विशेषकर खासकर आगे ही और कदम रखें और हर क्षेत्र में कोशिश करें। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं कोशिश करें, बालिकाएं कोशिश करें, ये पंचायत समिति सदस्य और यहाँ से महिलाओं का पक्ष रख रही गीता देवी जी का कहना है। तो मैं आशा करता हूँ बालिकाएं इससे प्रेरित होकर हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाएंगी और गौरवान्वित करने के लिए अपने क्रियाकलाप करेंगी। मैं इस समय मौजूद हूँ श्री राम गौशाला कटौती में और हमारे साथ मौजूद है श्री राम गौशाला के कोषाध्यक्ष श्रीमान मुन्ना लाल जी पारिक। तो आइए जानते हैं इनसे गौशाला के बारे में। मुन्ना लाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये गौशाला है जो कितनी पुरानी है और इसमें कितनी गायें वर्तमान में मौजूद हैं? मतलब गौशाला का प्रारंभ हुआ 2005 से, अक्टूबर 2005 से रजिस्टर्ड है। नागौर से रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद में जयपुर से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया 2006 में। अच्छा। और मुन्ना लाल जी, इस समय कितनी गायें इस गौशाला में मौजूद हैं? वर्तमान में 479 गायें हैं। 479 गायें गौशाला में वर्तमान में मौजूद हैं।
छोटे बड़े हैं, 402 बड़ी गाय हैं, नर और मादा शामिल है। अच्छा 77 है वो छोटे हैं। अच्छा 77 छोटे गाय हैं। तो इसमें वर्तमान में अध्यक्ष आप कौन है? अध्यक्ष भंवरलाल जी बेड़ा है। वर्तमान में अध्यक्ष भंवरलाल जी बेड़ा है और वर्तमान में ये कोषाध्यक्ष पर है और गौशाला की सारी जिम्मेदारियों का सब लोग मिलके कार्य करते हैं। इस समृद्ध इतिहास वाले कटौती गांव की डॉक्यूमेंट्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्यूमेंट्री निर्माण के दौरान आप इस गांव के हर वर्ग से मिल रहे हैं, हर प्रतिभा से मिल रहे हैं। फिलहाल मैं जिनके साथ मौजूद हूं, मेरे साथ जेताराम जी हैं, पूर्व सरपंच, जो यहां पर एक लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ साथ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, जो इस गांव के संदर्भ में इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम सबको यहां की सुंदरता से अवगत करवाएंगे। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 21 राजस्थान और कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत रहस्यमय गांव माना जाता है या ऐतिहासिक रूप से समृद्ध गांव माना जाता है। आपके नज़रिए में कटौती ग्राम और गांवों से किस तरह से अलग है? यहाँ की बसावट, धरोहर, यहाँ की गांव के चारों ओर मंदिर है, गांव के चारों ओर तालाब है। एक तालाब हमारा बचंडा है, वो ऐतिहासिक है, जिसमें 12 महीने पानी रहता है और पानी भी स्वस्थ है। इस हिसाब से स्वच्छ है कि ऊपर से पानी आता है बाड़ी से, और जो नाला आने का है उस नाले में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसमें वो फिल्टर होकर के रहता है। पेट वैशाख में भी बरसात नहीं हो तो वो ये पानी खराब नहीं होता है। ये हमारे यहाँ मस्जिद है पुरानी, अकबर टाइम की, अकबर बादशाह टाइम की। टीला बाबा हमारे यहाँ बेड़ों के वंशज है और उसी के वंशज है जो आज पूरे गांव में सबसे ज़्यादा आबादी बेड़ा जाटों की है। हम जी यहाँ कटौती में कारगिल में शहीद हुए थे, उनके नाम पर विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, और उसी के सामने शहीद स्मारक है जहाँ शहीद की मूर्ति लगी हुई है। और गांव की बसावट है वो बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर राजा महाराजा अस्तित्व नहीं था, मारवाड़ का दिन था, उस दिन से यहाँ ये गांव है वो अच्छे से और पसंद है, आबाद है। तरह से समृद्ध है और जो आबाद पुरानी बसावट है वो तो सुंदर है ही है। वर्तमान स्वरूप भी आपके गांव का देखा जाए तो बहुत आलीशान और सुंदर है। यहाँ की बसावट को लेकर हो, यहाँ के लोगों को लेकर हो, यहाँ मौजूद सेवाओं को लेकर हो। ख़ास तौर से हमने देखा डॉक्यूमेंट्री निर्माण के दौरान जो आपका अस्पताल है वो इस क्षेत्र का बताया जाता है कि सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। स्कूल भी अपनी लेवल में या स्तर में आसपास के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्रतिष्ठित स्कूल आपके यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से सैन्य सेवाओं में तैयारी करने वाले सैकड़ों बालक हमेशा मैदान में मिलते ही हैं हम जब भी जाते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी आपका गाँव एक प्रबल दावेदार के रूप में जायल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जायल की राजनीति में कटौती का कितना महत्व है और आज क्या है, पहले कैसा था? हमेशा कटौती का राजनीतिक क्षेत्र में जायल तहसील में पहले नाम आता था। मैं 1988 में सबसे पहले सरपंच 1988 में बना था। उसके बाद में 1995 में सरपंच बना और उसके बाद में 2005 में मैं पंचायत समिति सदस्य बना। उसमें जनता का बहुत मेरे साथ सहयोग था। हमारा मान सम्मान रहा उस टाइम, जो 30 पीढ़ी में भी मेरा मान सम्मान बहुत पंचायत समिति से क्षेत्र के हिसाब से बहुत मान सम्मान रहा। ये गांव बहुत अच्छा है। हम यहाँ बहुत अच्छी तरह से निवास करते हैं, किसी तरह की कोई भय या डर की कोई बात नहीं है। यहाँ गांव में हमारे गांव संपन्न है। संपन्न इस तरह से है कि कम से कम 100 है वो ट्यूबवेल पानी के, जिससे रबी और खरीफ की फसल दोनों होती है। और यहाँ हमारे विदेश में भी बहुत खाड़ी देशों में कमाने के लिए लोग रहते हैं। पुलिस महकमे में भी बहुत है और सैनिक भी, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन तीनों सेनाओं में भी यहाँ से बहुत है जो बच्चे गए हुए हैं। अध्यापक भी बहुत नौकरी करने वाले हैं गांव से, इसलिए इस दृष्टि से गांव है जो वो संपन्न है।
बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है कि इस गांव की संपन्नता के कई कारण हैं। यहाँ के लोग हमेशा जागरूक रहे हैं। काफ़ी लोग, जैसा कि आपने बताया, खाड़ी देशों में कमाने खाने के लिए गए हैं, वहाँ से अच्छी खासी उन्होंने जो आमदनी कमाई उससे संपन्न है। और गवर्नमेंट कर्मचारी तो इस गांव में भर भर के हैं, चाहे सैन्य सेवाओं में ले लो, अर्धसैनिक बलों में ले लो, या फिर आप इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, के साथ साथ आप जैसा कि आप बता रहे हैं शिक्षक और शारीरिक शिक्षक यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो पूरी तरह से निश्चित रूप से गाँव संपन्न है और इसकी आगे भी संपन्नता बरकरार रहे, ऐसी हम दुआएँ करते हैं। और कटौती डॉक्यूमेंट्री में आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही से हम जान लेते हैं, आपने अपने धंधे के बारे में बताया, गांव के और धंधों के बारे में आप बताएं कि भाई क्या इस तरह के जो परंपरागत धंधे हैं गांव में जो अभी चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दें। गांव में तो ऐसे तो अभी देख लो, क्या ये ट्यूबवेल वगैरह का नया काम चल रहा है। तो हमारे गांव में 2-3 सालों से ट्यूबवेल भी हो रही हैं और नया काम जैसे वाल वगैरह है, ट्यूबवेल का सामान है, वो भी चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। से हमारा ये धंधा चल रहा है। पहले तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जाली वगैरह वे भी चला रहे थे, अब वो जाली व गेट वगैरह बंद कर दिया। जैसे ये ट्रैक्टर पास का है, कढ़ाई है, टोली हैं, तइयाँ हैं घूमने वाली, हेरा है, टैंकर है, ये सब काम जो आता है वो कर लेते हैं। तो लगभग कृषि यंत्र ट्रैक्टर से चालित जो सारे ये कृषि यंत्र हैं वो वही आप बनाते हैं। कठौती गाँव री बाता ही न्यारी, कठौती गाँव री बाता ही न्यारी, गाँव रो रुखाड़ो रामदेव तपधारी। बाबा रो मेड़ो भरीजे 2 बार साल में, बेशुमार भक्त आवे बाबा रे दरबार में। पावन समंदर पानी रो बाछिंडो, पावन समंदर पानी रो बाछिंडो, गाँव वाला माने इन्हें शुद्ध परिंडो। माता रेवंत भेजे मंगरा सु पानी, स्वागत करे माता खिंवज धीराणी। लिखासण माता बेड़ारी कुलदेवी कहावे, लिखासण माता बेड़ारी कुलदेवी कहावे। टिलन बाबा रा अटे गाजा बाजा बाजे, बजरंग बली रो मंदिर अठे अति भारी। जीवन माता रे मंदिर की तो महिमा ही न्यारी। अमर शहीद अठे मूलाराम कहावे, गाँव री गाथा मालानी बस्तीराम गावे। अकबरी मस्जिद ओ संदेश सुनावे, भाईचारा सु रेणु सगड़ा नहीं भावे। त्रिलोकी को नाथ हली रियो ई गाँव में, कठौती फले फूले टीला बाबा री छाँव में। कठौती फले फूले टीला बाबा री छाँव में। अट्ठा का भाणिया मोटा व्यापारी पूरे देश में, घना सारा मोटियार रेवे अट्ठा का विदेश में। चेड़िया चावल नीपजे ओडिया में गुड़बाड़, दूड़ा सोनो नीपजे टिलन थारी बार। टिलन बाबा की ई नगरी को छोटो से इतिहास कविता के रूप में आपरे सामने मैं प्रस्तुत करियो। धन्यवाद। कटौती के शानदार इतिहास को लेकर और जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ गुरुजी मौजूद हैं, बस्तीराम जी मालानी। आपका न्यूज़ 21 और कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत। 21 को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल है बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है। आज के इसे टेक्नोलॉजी के युग में ऐसे चैनल धमाल मचा सकते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी दे सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष तौर से हम गुरुजी इतिहास की बात करेंगे, इस गांव की संपन्नता की बात करेंगे। तो इतिहास से थोड़ी सी मैं जानकारी चाहूँगा कि इसकी जो शुरुआत या बसावट है उसे लेकर क्या इतिहास है। देखो, कठौती गांव एक बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने का एक कारण है कि इस गांव की इतनी शानदार कहानियाँ हैं जो वास्तव में आपको कहीं न कहीं लिखी हुई मिलेगी और 100% सच है। इसका जो बसाउट है वो नागौर डीडवाना हाईवे पर है और जाइल तहसील हेडक्वार्टर से सिर्फ 10 किलोमीटर पूर्व की ओर है। और आसपास के जो गांव है उनसे इस गांव का नाता बहुत ही अच्छा रहा है, कारण कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है वाचिंडा और उसका जो पानी है वो अमृत के समान है। आसपास के गाँव को पहले सबको यहाँ पर पानी के लिए इन गाँव वालों की सेवाएँ प्रदान होती थी। ये वाचिंडा तालाब है
वो टीला बाबा ने खुदवाया था। उसके एक बहुत ही चौड़ी पक्की पहाड़ बना दी, 2 ट्रक चले इतने थे, और एक एक ट्रॉली के पत्थर मैंने आंखों से देखा है उस पहाड़ के नीचे, पक्की पहाड़ के नीचे थे। और जब ये बाछिंडा तालाब से पहले ये दूड़ा भरते थे तो बहुत अच्छी फसल पैदावार होती थी। तो इस प्रकार टीला बाबा ने जितनी भी जो भगवान ने दी थी वो सारी संपत्ति जनहित परहित में लगाई, और यहाँ का इतिहास ही बहुत ही समृद्ध है। और यहाँ पर एक बार वो राजा जय सिंह जो कि अकबर का सेनापति था, उसके और इब्राहिम के बीच में कठौती में छोटा सा संग्राम भी हुआ था, पीछा करके जय सिंह ने इब्राहिम को मारा भी था। तो इस प्रकार यह ऐतिहासिक नगरी है और इस नगरी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि आपने बताया दानशील यहाँ के लोग हैं, सेवाभावी यहाँ के लोग हैं, तो उसी पद पर चलते हुए आज भी मैं देख रहा हूँ कई विकास कार्य भामाशाहों के सहयोग से भी हो रहे हैं। लोग आज भी दानवीरता प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ कई मामलों में अन्य गाँवों से ये अग्रणी भी है, खास तौर से शिक्षा और खेलों में। तो अब चूँकि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के तौर पर इस गांव को किस तरह से आंकते हैं, औरों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में ये गांव कैसा है? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे से अच्छा उदाहरण यहाँ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस गांव में सेकेंडरी स्कूल में मैंने 20 साल सर्विस दी है और बहुत अच्छी स्कूल की स्थिति को हमने सुधारा है। और आज भी नागौर ज़िले में सबसे अच्छी चलने वाली स्कूलों में से ही है। और छात्र संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 550-600 है, जिसमें 70% लड़कियां पढ़ती है। और आपने भामाशाहों और दानदाताओं की बात करी तो मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा सेठ जीतमल जी सोनी। और उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक सरपंचाई करी है और उन्होंने इतना विकास किया इस गांव का, जिस प्रकार डीडवाना में से बांगड़ को निकाल दे तो शहर एक गांव रह जाता है। तो जीतमल जी का अगर जन सहयोग या उनका सहयोग अगर कटौती से निकाल दें तो एक ढाणी बच जाती है। इतना अच्छा बाछिंडा का तालाब की चारों तरफ की पेड़ियाँ, दीवार का निर्माण, मंदिर का निर्माण, रामदेवरे में उन्होंने अपने साथियों से, हनुमान जी का मंदिर जीतमल जी ने अपने साथियों से, व्यापारी सेठ लोगों से बनवाया। स्कूलें, चाहे गर्ल्स स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, गवर्नमेंट का उस समय एक भी पैसा बजट नहीं आता था। जन सहयोग से सारी स्कूलें, पंचायत, हॉस्पिटल जीतमल जी के कार्यकाल में बनाए, सोनी भवन जीतमल जी के कार्यकाल में बनाए। हालांकि अब सरकार का बजट आ रहा है, पैसा खूब आ रहा है और विकास हो रहा है, लेकिन इस गाँव में सेठ जी जितना मतलब विकास किया किसी बंदे ने नहीं किया। और उनकी रुचि थी शिक्षा के मामले में। गर्ल्स स्कूल को मिडिल कराने के लिए वो महाराष्ट्र भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ तक चले गए और वहाँ से स्वीकृति लेकर ही आए, क्योंकि भैरू सिंह जी की पहचान वाले, उनके भी पहचान वाले थे और वहाँ से स्वीकृति आई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहीं था उस वक्त। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो वास्तव में बहुत ही मेहनती है, पढ़ाई करते हैं और भागदौड़ करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ के, सबसे ज़्यादा आसपास के गाँव में फौज में यहाँ के 600 लोग, 600 आदमी है जो 600 नौकरी कर चुके हैं या कर रहे हैं। फौज और फॉरेन कटौती के लिए वरदान साबित हुआ है। फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी के जो कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार में या भारत सरकार में, वो 350 के आसपास है। और यहाँ के किसान भी बहुत मेहनती है और यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। दूसरे गाँव से यहाँ की ज़मीन में फसल का एवरेज हमेशा ही अच्छा आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने इतिहास से लेकर वर्तमान तक की पूरी स्थिति जो कटौती गांव की हमारे साथ साझा की। और कटौती में डॉक्यूमेंट्री निर्माण का हमारा मूल उद्देश्य यही था कि हम भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की वास्तविक स्थिति अब तक की क्या है वो हम सबके सामने प्रदर्शित कर पाएँ। और आपने अपना महत्वपूर्ण समय देकर इसको सारगर्भित रूप से हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। खेलों को लेकर यहाँ के युवाओं के साथ साथ बच्चों में भी कितना उत्साह है ये आप अपनी कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारी चल रही है। ये गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता की तैयारी बच्चे कर रहे हैं और आपने देखा वॉलीबॉल आदि गेम भी शाम के समय, सुबह के समय यहाँ से खेले जा रहे हैं। तो इन खेल प्रतिभाओं को पीटीआई जी सर के साथ साथ गांव के और भी युवा जो पहले खेलों में अपना नाम कर चुके हैं, इन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, वो भी एक प्रशिक्षक के रूप में यहाँ आकर इन बच्चों को निखार रहे हैं और ये बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ खास बच्चे आप देख पा रहे हैं फ्रंट की पंक्ति में यहाँ पर जो बैठे हैं ये स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। तो मैं एक एक से आपको परिचित भी करा देता हूँ और उनके खेल के संदर्भ में भी मैं आपको बताता हूँ। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कासनिया।
हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता आपने खेली है जिससे कि हमारे ज़िले का मान बढ़ा है? 65 जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। कहाँ पर आयोजित हुई? भरतपुर में। अच्छा, आप किस गेम से? कबड्डी से ही हैं सारे प्लेयर, तो आप कबड्डी से ही हैं। आपने लास्ट प्रतियोगिता कौन सी खेली? कबड्डी की 64वीं। अच्छा, क्या आपको जो प्रतियोगिता आपने खेली है उसमें आपका प्राप्तांक क्या है? फर्स्ट लेवल। फर्स्ट। आप पूरी टीम वाइज है ये, तो सारे ये पूरी टीम हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। 65वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अभी हाल ही में ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी ये लोग कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है यहाँ पर इनको जिस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है, न केवल स्कूल टाइम, ये सुबह और शाम अपने निजी स्तर पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, तो इसका परिणाम ज़रूर ही सुखद होगा और ये एक शानदार परिणाम लेकर ये सब बच्चे हम सब के बीच में फिर हाजिर होंगे। पीटे जी सर, क्या कहना चाहेंगे इनकी तैयारी को लेकर आप? इनकी तैयारी सुबह शाम चल रही है और अच्छे से ये सीनियर प्लेयर भी हैं जो इनके साथ खेलते हैं और लड़कियां और लड़के सुबह शाम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड पे अपना टाइम दे रहे हैं। तो ये ग्रामीण ओलंपिक में ब्लॉक स्तर पर विजेता रहेगी और शुभकामनाएं इनके साथ। सभी की शुभकामनाएं इनको मिल रही हैं, साथ ही में हम इनकी मेहनत भी देख पा रहे हैं, तो निश्चिंत ही ये मेडल लेकर आएंगे। तो एक साथ सारे बच्चे जो हैं अपना जोश प्रदर्शित करेंगे। खेलों के लिए यहाँ पर लगातार उत्साह देखा जा रहा है। मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि इनकी प्रतिभा को पंख जरूर लगेंगे। शहीद मूलाराम, शहीद मूलाराम खेलेगा राजस्थान। तो राजस्थान अवश्य ही ये स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान जीतेगा, बच्चे जीतेंगे, नेशनल स्तर पर भी मेडल लेकर आएंगे। कटौती गांव की इस डॉक्यूमेंट्री में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और कटौती ग्राम के हर पक्ष को हमने आपके समक्ष विभिन्न पात्रों के माध्यम से रखा है। वर्तमान में मेरे साथ जो मौजूद हैं वो दो पात्रों को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप पूर्व सरपंच भी रहे हैं और लंबे समय से प्रवासी भी हैं, तो आपका न्यूज़ 21 राजस्थान और कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप छोटा सा अपना परिचय दें और इसके बाद अपनी बात शुरू करेंगे। हाँ, मेरा नाम रामनिवास बेड़ा, भूतपूर्व सरपंच 2001 से 2005 तक सरपंच रहे हैं। साथ ही साथ खास तौर पर आप प्रवासी हैं, तो मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ इस गांव में ऐसा हमने डॉक्यूमेंट्री निर्माण के दौरान पाया है कि इस गांव से प्रवासी बहुत, चाहे खाड़ी देशों में हो चाहे भारत के ही किसी अन्य राज्य में हो, बहुत बड़ी मात्रा में लंबे समय से लोग प्रवासी के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक प्रवासी के तौर पर आप भी जीवन यापन करते हैं और लगातार, जैसा कि मैंने जाना है, आप समय समय पर गांव आते रहते हैं। तो प्रवास में गांव की कितनी याद रहती है और क्या खास है इस गांव में, ये बताएं। नहीं, अपने गांव की तो याद सबको रहती है। यहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ में साथ बाहर विदेश में भी बहुत आदमी रहते हैं और खेती के साथ साथ में यदि रोज़गार, एक घर में से एक आदमी रोज़गार रहेगा तो उसका जीवन यापन अच्छी तरह से बीतेगा। खाली खेती पर निर्भर आदमी रहेगा वो सक्सेस नहीं होगा। सही बात है कि जीवनोपार्जन के लिए विभिन्न माध्यमों से आय हो तो घर चलाना आसान हो जाता है। पुराने समय में एकमात्र आय का स्रोत खेती हुआ करती थी और एक घर में यदि एक से ज़्यादा भाई हैं तो उनमें प्रायिकता दी जाती थी कि आप कोई एक जो है वो प्रवास में जो धन अर्जित करे, ताकि कि जो नकदी काम है वो चल सके। खेती नकदी काम नहीं है, तो ऐसा करके ये प्रचलन चला और आज अच्छे मुकाम पर है। कटौती गाँव के जो लोग बाहर गए हैं वो सारे ही अच्छे मुकाम पर है, ये क्या राज है? नहीं, मुकाम पे तो अपने मेहनत के ऊपर है, मेहनत और ईमानदारी के ऊपर है। इस गांव की डॉक्यूमेंट्री निर्माण के दौरान खास तौर पर जो बार बार मैं बात हाईलाइट कर रहा हूं कि यहाँ के बच्चों में खेल कूद के प्रति बड़ी रुचि है। इसका कारण भी मैं बार बार जानने का प्रयास करता हूं, तो अलग अलग इसके कारण मुझे नज़र आते हैं कि बच्चों की खेल कूद के प्रति इतनी रुचि क्यों है। इसका जवाब मेरे साथ विराजमान सर जो हैं वो इसका सटीक जवाब दे सकते हैं कि स्वयं आप जो हैं अपनी उम्र में हर एक गेम के अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो गांव में खेल कूद का माहौल आपके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैदानों में मैं देख रहा हूं सुबह शाम बड़ी भीड़ लगी रहती है, और गाँव में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? कटौती में बच्चे ज़्यादा खेलों के प्रति जागरूक क्यों हैं? देखने की रुचि या करें, देखने की रुचि और दूसरों
बच्चों वे प्रयास करें कि भाई आप इन लिए आप भी खेल सकें। जी हाँ, थांके गांव में और भी मैं लोग देखे जिका फौज पुलिस में भी खूब जाए, तो बी को भी एक बड़ो रोल है खेल कूद को। तो खेल कूद में अगर वे ध्यान दे, वे बढ़िया जगह वे बढ़िया स्तर पर खेले, तो मैंने भर्ती परीक्षा में भी लाभ मिले भी चीज़ को। तो इन लेर भी काफ़ी बन यहाँ जागरूकता है। तो अट गाँव में कताक फौजी पुलिस है जिका कार्यरत है बाहर? बहुत है सर, तो भी चीज़ कम से कम फौजी तो अपने गांव में काफ़ी है फौजी। 70-80 बताया ज़्यादा है, ज़्यादा ही हो सकता है, 100 के बाहर है। कोई फौजी वो दौड़ के लिए वो देखते ना बच्चे दौड़ रहे मेहनत कर रहे, कोई देख शिक्षा लेते कि भाई वो फौज में गया अपन भी चले जाओ। और वो जब भी टाइम निकाल के छुट्टी पर आते हैं वो भी बच्चों के बीच खेल मैदान में जाते हैं और सहयोग करते हैं? बिल्कुल जाते हैं सर। तो ये आपका नाम क्या? देवराम। ये थे देवराम जी मेरे साथ, जो यहाँ के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे। और भी लोगों से मुलाकात कर लगातार आपके लिए जानकारी बटोरते हैं। ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इस गांव के बुजुर्ग धरोहर के रूप में इस गांव के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। टीलन बाबा हो या और भी पूर्वज हों, उन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी चीज़ें धरोहर के रूप में इस गांव के लिए छोड़कर गए हैं। फिलहाल मैं जहां बैठा हूं, मेरे साथ इस गांव के बताए जाते हैं पुरुषों में सबसे बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं और इनके पास भी जीवन का एक लंबा अनुभव है। साथ ही साथ ये 95 वर्ष की उम्र को आज एकदम स्वस्थ हैं, अपना पूरी दिनचर्या खुद ही पूरी कर लेते हैं। तो ये भी एक धरोहर ही है गांव की, और ये इनसे भी हम अनुभव जानेंगे ताकि इनसे और लोग प्रेरित हो पाएँ, बच्चे इनके अनुभव का लाभ ले पाएँ। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबको पहले मैंने आप बताओ भाई ये उम्र को राज कहीं है? पहले नाम पूछो हमारा। कहीं नाम है ताको? हमारा नाम हीरालाल। हीरालाल जी, कहीं उम्र को कहीं राज है? उम्र को राज कहीं है। मैं एक तो कदी होटल में कदी खाई को नहीं। हाँ। और सारा पता आता है कि चाट फाट चाटी को नहीं। हाँ। 2 टाइम रोटी खाई और काम करो। तीसरी टाइम में चाय और कटी है कि जो पी को नहीं। दूध भी है कि हमारे घर की गाय को हो तो पियो, दूध ताके ही करें हो तो कौन पियो। क्या वास्ते माँ बकरियाँ और दूध देता जना कौन बढ़ देखे हो। तो सारांश रूप में ये है कि बाहर का खान पान बिल्कुल बंद करके शुद्ध देसी और अपना ही जो निजी खाना है वो खाया है। होटल चाट पकौड़ी ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आजकल क्या रूटीन रहता है? आजकल वो 2 टाइम खाना खा लेना बस। ठंडे पानी, गाँव वाले बताते हैं कि ठंडे पानी से स्नान करते हैं आप? हाँ। और उम्र भर यही किया है ठंडे पानी से? ठंडे पानी से। क्या गर्म पानी में क्या है? गर्म पानी कर दिया आता तो कटी को नहीं आवे जना। इस शरीर ने पहले समझा रखो कि भाई अपना ठंडा पानी नहाना वो कटी हाथ आ जाए। गर्म पानी कटी हाथ और कटी को नहीं आवे जना, वो ठंडा पानी में शुरू से ही है। तो कोई हरी बीमारी दवाई गोली थोड़ी चले कोई? ना अभी कुछ नहीं। हरी बीमारी तो यार हरी बीमारी वास्ते गाँव होना ही अभी मावा है। तो आपका मुझे थोड़ा सा बताओ, इतिहास बताओ, कहाँ जवानी में कहाँ कैसे क्या कहाँ काम करते हैं? जवानी में के जवानी में देखो 10-11 वर्ष का आग जड़ता है तो स्कूल ही कोनी जिना पोशाला ही गुरु जी भी मैं पढ़िया। पचे गाँव अटो 2 को 3 को गाँव पड़ा एक जगह में मुँह पड़ा है काच है मतलब फिर बेचता। भी के बाद थोड़ा समझना हो गया जाने खेती को काम करियो 2-3 साल। पर चलिया गया आसाम। जना आसाम में नौकरी करी। आसाम में जगह टाइम में जाता है कि जना 8-9 दिन लगता। अच्छा। भी टाइम में 9 दिन का मैं न तो कटी खाणो न कटी पीणो।
घरों टिफिन ले जाता है? टिफिन कोई को नहीं खाता, नाता को नहीं जाना खाता कहीं। तो बिल्कुल देखिए कितना संघर्षशील जीवन जिया है और बिल्कुल देसी अंदाज में जीवन जीकर आज 95 साल की उम्र इनकी है और बिल्कुल स्वस्थ हैं। बताते हैं कि कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं चल रही है और बिल्कुल जो इनके अनुभव हैं उनका लाभ तो ले ही रहे हैं। और इन्होंने ज़िंदगी का जो सारांश एक छोटे से मजाक के तौर पर हमें बताया है कि बीमारी तो और गाँवों के लिए ही बहुत है। तो ये इनका जो अंदाज़ है बड़ा निराला है। बच्चे आपको देख रहे हैं, पूरा ज़िला आपको देखेगा, तो इस उम्र का तो आपने बताई है। आप अपने जीवन के सार के रूप में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चा सुधार आई हुआ है भाई। एक तो चाय मत पियो, अच्छा है देखिए हानिकारक है। दूसरा गुटखा है, पूड़ियाँ है, मत खाओ और चौकी सेवा करो गांव की। कोई आएगी अनाती थाका न करना नहीं तो 2 जगह जार बीघे सागर भी वो काम कराओ। बिल्कुल ये मामला में तो गाँव था को बहुत बढ़िया है। डॉक्यूमेंट्री निर्माण के दौरान में कट्टे भी गया तो लोग माँ को बहुत सहयोग कर रिया है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आप सगला मन टाइम दियो कटौती की डॉक्यूमेंट्री में। फिर आगे बढ़ा। ये गांव सभी दृष्टिकोण में संपन्न है। राजनीतिक रूप से भी इस गांव का काफ़ी दबदबा रहा है। मेरे साथ रामदेव जी मौजूद हैं जिनको गांव में सभी राम भाया के नाम से जानते हैं। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में और कटौती की डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने गांव की राजनीतिक हालात के बारे में बताएं। किस तरह का राजनीतिक रूप से गाँव? और दो पार्टियाँ बंचेट है, अलग अलग कुछ नहीं। बीजेपी और कांग्रेस और तो वहाँ कहीं है, एक कभी एक पार्टी जीत जाती है कभी दूसरी, ऐसे 150 का अंतर रहता है। अच्छा, तो काफ़ी ऐसे जो ये होना भी चाहिए, लोकतंत्र की अच्छा ही है। ये सबको अपना हक है कि वो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुने। आप कब से राजनीति में सक्रिय हैं? मैं तो समझ हुई सकती नहीं हूँ। लाल भित्रो लागू हुई हूँ, बुढ़ हुई चुनाव लड़ा हूँ, हारी हूँ और ठीक ही है, उठ बैठ है हमें। तो राजनीतिक रूप से आप सक्रिय भी रहे हैं, तो एक राजनेता के तौर पर गांव को देखने का दृष्टिकोण अलग ही होता है। एक आम आदमी अपने गांव को किसी और दृष्टिकोण से देखता है और राजनेता को अलग दृष्टिकोण से सोचना होता है। गांव की राजनीति अपनी जगह है। गांव को कहीं बाहर रिप्रेजेंट करना हो, गांव को कहीं बाहर दिखाना हो तो आपके जैसे चेहरे ही आगे किए जाते हैं। तो गाँव के भूमिका विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कैसी रहती है? एक तरफी है, एक तरफी रहती है। MLA चुनाव में रही, लेकिन पार्टी की जीत बाई जीत MP में रही। यहाँ वसुंधरा राजे गाँव में आई, यहाँ आके गई है। हमारे यहाँ वो धर्म मेला वाला सिस्टम भी है। आपकी? हाँ, वो अभी सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि सुखाराम जी ठेकेदार। वो उनके वो वसुंधरा राजे है धर्मबेन, वो आई भी है। वो यहाँ से उड़ा के अपने हेलीकॉप्टर में मुझे वहाँ ले गई थी जाहिर। तो क्या बातचीत हुई गांव को लेकर? वसुंधरा गाँव लेकर उन्होंने कहा मैं पूरी करूँगा, आप कभी भी मेरे पास नजर आ जो तो आओ, आप गांव के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल, ये आपका फर्ज भी बनता है। जब CM रह चुकी या CM कैंडिडेट जो चेहरा है राजस्थान में वो आपके बिल्कुल निजी हैं, तो गांव को उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। क्या सपना है कि कभी गवर्नमेंट अगर बीजेपी की रही और पूरी सत्ता रही तो क्या गांव के लिए क्या करवाना पसंद करेंगे? क्या कमी है? जो भी कमी है, नाला पानी सड़क। बड़ी कमी क्या है? बड़ी कमी गांव को पानी को निकास को नहीं, पानी के निकास को लेकर बड़ा काम। स्कूल का एक यहाँ पर जो भवन है, एक भवन और बाहर अन्यत्र बना हुआ है, तो उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल। अगर बालिका स्कूल उज्जैन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, तब इस स्कूल में बालिका रह जाएगी और वहाँ चले जाएंगे बच्चे।
बिल्कुल होना भी चाहिए। काफ़ी आपके बच्चे भी यहाँ से शैक्षणिक रूप से या खेल कूद में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और अच्छा परिणाम भी हमेशा देते हैं। कुछ संदेश इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जिले वासियों को और ग्रामवासियों को, खास तौर से युवा बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी होना जरूरी है। ये भी खेल कूद भी एक अंग हो गया है बिल्कुल नौकरी का। बिल्कुल जो खेल कूद में प्रथम रहता है और वहाँ तक चला जाता है ना, भर्ती में लाभ मिलता है। तो भर्ती में लाभ मिलता है। तो युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी पूरा ध्यान देना है। रामदेव जी का भी आप सबको आशीर्वाद है। आपको धन्यवाद है कि आप यहाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके गांव का ये मैं कह दूं, मैं 20 दिन से काम कर रहा हूं, बड़ा सहयोग मिल रहा है। जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। लोग जो हैं बड़े मिलनसार लोग हैं आपके गांव के। वीरों की इस धरा कटौती में लगातार डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए जब बच्चों में ढेर सारा उत्साह देखते हैं तो इसके पीछे का कारण भी समझ में आता है। सीधा सा कारण है, इसके पीछे उनके जो प्रेरक के रूप में उनके पिता समान जो उनके मार्गदर्शक रहे हैं, वो फौज में रहकर बड़ी ही बहादुरी का काम करके लौटे हैं। ये कहानियाँ बच्चों को मोटिवेट करती हैं और सैन्य भर्ती परीक्षाओं की ओर उनको लेकर जाती हैं। मेरे साथ रामनारायण जी बेड़ा हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं और इन्होंने कारगिल जैसे युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने सीने पर गोलियां खाई हैं। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान और कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, मैं आपके पर्सनल परिचय से मैं बात शुरू करना चाहूँगा। अपना पर्सनल परिचय देते हुए अपनी भर्ती के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी दें। जी, मैं शुरू से ही पढ़ने की इच्छा में गया जब मेरा ये था कि हम आर्मी में सर्विस करेंगे और मेरा प्रयास सफल रहा। मेरे परिवार का हमारे को आगे तक ले गए, प्रयास सफल रहा। 94 में मैं सेना की भर्ती ज्वाइन करी। 94 में आपने सेना ज्वाइन कर ली और जो कारगिल युद्ध है 99 का है, तो उस कारगिल युद्ध से जुड़ी जो याद है, जो घटनाक्रम है, जो वीरता का आपने प्रदर्शन किया आपने और आपकी बटालियन ने, उसके संदर्भ में हमें और डॉक्यूमेंट्री देख रहे युवा बच्चों को बताएं। हमारी बटालियन को टास्क मिला था 4875, एक फाड़ी का जिसकी हाइट थी 4875, उसका टास्क मिला हमारी बटालियन को। तो उसने हम 23 मई से हमने उस टास्क को पूरा करने के लिए वहाँ से रवाना हुए। हम नाइट को चलते थे और डे में होल्ड करते थे, क्योंकि उनका ओपी ऊपर बैठता था, इसलिए क्योंकि दिन में छुपाव भी ज़रूरी है। सेना में जितनी भी लड़ाई होती है लगभग नाइट को ही होती है। तो हमने वहाँ से 24, 25, 26 3 दिन में हमने 3 पोस्ट लिए उनके। फिर हम बीच में रुके हमारे से अनमाइसन पानी जो भी पीछे से कम था वो पूर्ति करवा के हमने 29 की रात को हमने वहाँ से और अटैक किया 4875 के लिए। तो वहाँ से अटैक किया, जब उनका आगे हमारे के ऊपर फायर आया, मतलब हम 150 मीटर दूर रहे थे, हमने भी फायर किया दबा के, उनने भी किया। पर उनका वहाँ पे ब्रिगेड था जो 3 बटालियन लगभग मतलब 3000 की नफरी के आसपास, और हम बंदे थे 30। तो हमने भी काफ़ी फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई की। उसमें हमारे 25 में से 6 बंदे शहीद हो चुके थे और 9 बंदे सीरियल घायल हो गए। तो वहाँ से हमने फाइट करते करते काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने वहाँ से हमारी मोटर का फायर, ये सपोर्टिंग फायर मिला, आरटी का मिला। जैसे कि हमने फिर वापस, कम बंदे थे और वहाँ नफरी ज़्यादा थी, तो हमारे को ये मिला कि आप बंदे विड्रॉल करो और इसको पहाड़ी को बाद में लेंगे, या नफरी ज़्यादा, एक ब्रिगेड की नफरी थी। तो वहाँ से मेरे चोट लग गई थी, गोली लग गई थी, कुछ स्प्लेंडर भी लगे हुए हैं। हमने वहाँ से आए और पीछे 92 बेस हॉस्पिटल में इलाज करके फिर दोबारा से गए हम हमारी यूनिट के साथ। फिर हमने उस टास्क को 2 महीने बाद में पूरा किया और वहाँ हमने 45 पाकिस्तानी जवानों को शहीद किया। उसमें कुछ सिविल भी थे और उनके गोला बारूद, ये अच्छे हथियार हमने लाके हमारे जाट रेजिमेंट बरेली में उनको भर्ती किए और म्यूजियम बनवा के उसमें शो के लिए लगाया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही शान की बात है कि हम पाकिस्तान से इतने अच्छे हथियार लेके और उनको हमारी जगह से खदेड़ के, आइंदा भूल के भी पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। इंडिया कहीं भी पाकिस्तान से कम नहीं है और पाकिस्तान को कभी भी मिट्टी में मिला सकती है इंडिया। पहले भी 2 युद्ध हुए हैं, उनको भी उनकी अच्छी तरह से याद है और प्लस में कारगिल भी उनको याद रहना चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहला सर्विस अगर जिस बच्चे की चॉइस है तो इंडियन आर्मी। मेरा भी 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई कर रहा है और एक इंडियन नेवी में सर्विस कर रहा है 2.5 साल से। धन्यवाद।
तो देखा आपने, जैसा गुरु गोविंद सिंह कहते थे, चिड़िया नाल बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, मतलब बड़ी संख्या से भिड़ जाना ये भारतीयों की परंपरा रही है और भारतीय सेना तो हमें हमेशा ही गौरवान्वित करती आई है। 4875 जो टास्क इनको मिला था, एक पहाड़ी का नाम है जिसको विजय करना था, लेकिन इनकी संख्या कम थी और आगे जो पाकिस्तानी जवान थे वो संख्या में ज़्यादा थे। करीब 3000 से ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद इनकी 22-23 की संख्या ने उनको खदेड़ दिया या उनको एक तरह से भयभीत कर दिया। घायल हो जाने की वजह से और 6 शहीद हो जाने की वजह से इनको पीछे हटने का आदेश मिला और उसके बाद फिर भी इन्होंने पूरी तरह से अपनी बटालियन को फिर तैयार करके उस पहाड़ी को विजय किया। जो आप याद बता रहे हैं कारगिल से जुड़ी हुई, जहां आप पूरी तरह से घायल हो गए थे, तो वो जो घायल हुए उसमें आपको कहाँ क्या गोली लगी? घायल हुए मेरे लेफ्ट शोल्डर के अंदर 4 गोली लगी बुरुस्ट, और एक लगी राइट साइड में गर्दन के पास से, और कुछ स्प्लेंडर लगे मेरे बम के। इतनी बुरी तरह से जख्मी होने के बाद आपको इलाज की सुविधा दी गई और वापस आप कब तैयार होके, वो उसका गैप कितना रहा जब आपने वापस उसको विजय किया? वो उसका 2 महीने का गैप रहा हमारा। 2 महीने बाद आपकी बटालियन ने उसको फिर से विजिट कर लिया, क्लियर किया पूरा, और हमने वहाँ इंडियन फ्लैग लगाया और 45 आदमियों को उनको ढेर किया हमारी बटालियन ने मिलकर वहाँ से। बिल्कुल, तो जहां 6 शहीद हुए उसका बदला लिया गया, उस पहाड़ी को विजय नहीं किया गया, 45 पाकिस्तानी जवानों को भी मार गिराया गया। तो ये इस कटौती के गांव ढाणी से निकली प्रतिभा, गांव ढाणी से निकली वीरता का पराक्रम वहां पर कारगिल में देखते ही बनता। और अब जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको भी आपसे खूब प्रेरणा मिलती है कि आपने जिस बहादुरी से देश की रक्षा करी है वो भी आगे चलकर देश की रक्षा करें। मेरी जवानों को ये प्रेरणा है कि जो अपना नारा है इंडिया का, जय जवान जय किसान, जिस देश का जवान और किसान मजबूत होगा वो देश किसी देशों से कम नहीं होगा, उस देश का हमेशा फ्लैग ऊपर रहेगा। खेलकूद गतिविधियां हो या सैन्य सेवाओं की भर्ती हो, आपने इस गांव की डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि यहाँ के बच्चों में खेल के प्रति और सैन्य सेवाओं की भर्ती के प्रति काफ़ी क्रेज़ है। और ये क्रेज़ एक दिन का पनपा नहीं है। इस गांव में ऐसे कई जांबाज रहे हैं जिन्होंने देश की तट सीमा पर देश की रक्षा के लिए कई मेडल प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि शहीद मुलाराम जी ने वीर गति भी वो प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी ढेर सारी प्रेरणाएं इस गांव से रही हैं, तब जाकर आज इस गांव में आलम यह है कि प्रत्येक बच्चा सैन्य सेवाओं में जाने का सपना देखता है, देश की सेवा करने का सपना देखता है। तो ये सब माहौल जो बिल्डअप किया है देश के वीर जवानों ने, उन्हीं में से एक इस पूरी जायल तहसील में एकमात्र सेना मेडल प्राप्त मेरे साथ सरवण जी मौजूद हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मेरा नाम सरवण राम बेड़ा, सेना मेडल, गांव कटौती, तहसील जायल। हमारा ऑपरेशन 15 मई 2005 को रजौरी सेक्टर में हुआ था। वहाँ रात को 11 से 1:30 बजे के बीच में हमारी से LC 500 मीटर दूरी पर है और तकरीबन 1 बजे के लगभग 5 मिलिटेंट आए थे। उनमें से 3 मिलिटेंट तो ऑन स्पॉट ही मार गिराए। 2 फेंसिंग नज़दीक होने से वो फायर की वजह से फिर वो भाग गए थे। फिर उन्होंने फायर होने के बाद वो 3 मिलिटेंट 1 घंटे के बाद में हमारे को पता लग गया कि ये ख़त्म हो गए हैं। हमारी पार्टी के अंदर हम 1 इंच और 3 जवान थे और बाद के अंदर आमने सामने हमारा 15-20 मिनट तक फायर चला। फायर का जवाब वो फायर देते रहे। मेरे भी पैर के अंदर 2 गोली लगी और हाथ के अंदर 2 हैंड ग्रेनेड भी लगे। हैंड ग्रेनेड लगने के बाद जैसे उनका फायर बंद हुआ, जब मैंने हमारा फर्स्ट एड भी अपने आप ही वहाँ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एड का सामान होता है तो हम अपने आप ही कर लेते हैं, क्यों वो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। बाद के अंदर जैसे वो फायर मतलब उनकी आवाज़ बिल्कुल शांत हुई ना, तो हमने पता लग गया कि वो ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद हमने हमारे कम्युनिकेशन से हमारे कंपनी कमांडर को सूचना दी कि ऐसे ऐसे हौलदार सरवण के भी गोली लग गई है। तो हमारे से 1.5 किलोमीटर तक वहाँ गाड़ी की वगैरह की सुविधा नहीं है। फिर 1-1.5 किलोमीटर में पैदल गया, वहाँ पर फर्स्ट एड लिया। फर्स्ट एड लेने के बाद में 150 GS रजौरी
में मेरे को वहाँ एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए। फिर सुबह 5 बजे ऑपरेशन करके मेरे को एक बुलेट तो वैसे ही आर पार हो गया था, एक बुलेट फिर मेरे को निकाल के दिया। फिर मेरे को ये 15 मई की बात है, 15 दिन मैंने एडमिट रहा और 15 अगस्त 2006 को मेरे को फिर सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। सेना मेडल एक बहुत बड़ा सम्मान होता है सैन्य सेवाओं में। जैसा कि सर से अभी मेरी बातचीत में इन्होंने मुझे ये जो पूरा किस्सा है 2005 का 2005 का जो किस्सा है पूरा बताया, और इन्होंने बताया मुझे कि किस तरह से इनके सहयोग के लिए 2 और साथी जो थे उनमें से एक तो रिटायरमेंट के करीब और एक बहुत बिल्कुल नौजवान इनके साथ जवान मौजूद थे। तो इन्होंने उस कठिन समय में भी उनको पीछे करते हुए खुद आगे होकर जो घुसपैठिए सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, 5 घुसपैठिए एक साथ थे और उनके साथ आमने सामने की गोलीबारी में उनको मार गिराया। 2 ने मैदान छोड़कर वो भाग गए। तो इस बहादुरी को देखते हुए 2005 में जो ये बहादुरी का घटनाक्रम था, इसके बाद भारत सरकार ने 2006 में सेना मेडल से नवाजा, जो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। अब मैं अपने गांव पर आता हूं। आप सेवानिवृत्त होकर 2013 में गांव में आ गए और यहां भी आप उस सैन्य जीवन को जीकर आए हैं, अब एक ग्रामीण जीवन जी रहे हैं। कितना अंतर देखते हैं? बहुत ही अंतर है, क्यों हम 28 अक्टूबर 91 को तो सेना में भर्ती हुए थे और 22 साल के दौरान बहुत जगह पोस्टिंग भी मिलती रहती है। तकरीबन मेरे को तो 12-13 साल J&K का एरिया मिला, कुपवाड़ा, बारामूला, गंदरबल, डोडा, पुंछ, राजौरी। और इसके अंदर ऐसी स्थिति के अंदर उस जवान को दिल और दिमाग 2 चीज़ को जो इस्तेमाल करेगा ना, वो कभी मार नहीं खाएगा। और जो ज़मीन को पकड़ना आता है ना, वो बंदा कभी मार नहीं खाएगा, अगले को गिराएगा ही। यार जिसको ऐसे इस्तेमाल जो घबरा गया ना, वो कुछ नहीं है। ऐसे मौके पर आदमी ने ये नहीं सोचना है हमने कसम खाई है ना इस चीज़ की, तो उसी के आधार पे हमारे को वो प्रण निभाना है। तो हमने ऐसे ही हमारे को निभाया है। और 31 अक्टूबर 2013 को मैं सेना से सेवानिवृत्त हो गया। इस बहादुरी के किस्से में जब सर ने मुझे सुनाया तो इसमें इस बात की एक चर्चा मुझे मेरे रोंगटे खड़े करने वाली या मुझे बहुत गौरवान्वित करने वाली बात इन्होंने बताई कि जब आमने सामने का मुकाबला था, इनके पास जो संसाधन होते हैं लड़ने के लिए, ग्रेनेड होते हैं, गन होती है, उसके इन्होंने मुझे बताया कि जब आमने सामने की फायर चल रही थी तो 2 ग्रेनेड शेष अलग बचाकर से जो बचे हुए हैं उनसे ये युद्ध कर रहे थे या उनका सामना कर रहे थे। जब मैंने उसका कारण पूछा तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये होता है असली जज्बा देश सेवा का। तो क्या कारण था 2 बचा लिया आपने? उसका कारण ये था कि लास्ट दम तक हमारा अन्वेषण खत्म हो गया और उग्रवादी बच रहे हो और हमारे सिर पे भी चढ़ गए हो, तो उनकी गोली की बजाय हमारे ग्रेनेड से ही मरना अच्छा है। इसलिए हमने ये अपनी जान को हमारे हथियार से क्यों, उसी से मरने में फ़ायदा है, इसीलिए मैंने मेरे लिए रखे थे वो। मैं ग्रामीण जीवन पर लौट रहा हूँ। आप 2013 में आने के बाद मैं अंतर आपसे पूछ रहा था, आजकल दिनचर्या कैसी रहती है? बढ़िया रहती है। देखो हमने दूसरी नौकरी की तो कहीं कोशिश की नहीं, क्यों मेरे लगी हुई है। और मेरा 4 महीने खेती में काम करते हैं और अपने बच्चे वगैरह दौड़ वगैरह करते हैं ना, वहाँ चक्कर मारता रहता हूँ। इनको यही कहता रहता हूँ भाई, ये पूरी कहानी भी उनको मैं बताता रहता हूँ। ये नहीं कि ट्रेनिंग जितनी हार्ड करोगे उतना ही बट मज़ा आएगा, ट्रेनिंग लूज करोगे तो आगे नुकसान उठाओगे। ट्रेनिंग हार्ड जितना लट खाओगे और जितनी रगड़ा मिलेगा ना, उसका फ़ायदा मिलेगा आगे। हथियारों की ट्रेनिंग, इसको कभी पनिशमेंट मत मानना। ये हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करोगे ना, कमांडो कोर्स, बिल्कुल बहुत सारी अनिश्चितताएं, आगे क्या परिस्थिति है बिना जाने अपने आप को उन पर प्रभावी दिखाना, उन पर हावी दिखाना ज़रूरी होता है। और उस कठिन समय में दिमाग का बहुत तेज़ चलना ज़रूरी है और बहादुरी दिल में होनी चाहिए। अब मैं ये लास्ट में ये चाहूँगा कि आप कठौती के अंदर जो बच्चे सैन्य भर्ती की तैयारी करते हैं, उनको लाभ पहुँचाते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री ज़िले भर में देखी जानी है। तो कठौती के युवाओं के अलावा ज़िले भर के जो युवा हैं वो आपको देख रहे हैं, तो उन्हें क्या सीख देंगे आप? उन्हें हम यही देंगे कि जैसे यहाँ मेहनत करवाने वाला भी होता है ना, वो अपने लिए नहीं करवा रहा है, वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा है। उसका पनिशमेंट ना माने और दिल से मेहनत करे, ताकि आने वाले ज़माने में आपको भी ऐसा मौका मिलने पर आप उसको अच्छी तरह, मतलब उस टारगेट को अच्छी तरह साबित कर सकते हैं। और हमारी जो ये मूवी है ना, अभी आप बना रहे हैं, तो ये हमारी मूवी उस टाइम लॉरेंस से बनी थी। और जो नई पलटन वहाँ आती थी ना, तो वहाँ पर उनको दिखाते थे कि हवलदार सरण ने ऐसे 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 पूरी कहानी वहाँ दिखाई है।
जो नई यूनिट आती है ना, जैसे नई पीस है जयपुर से वहाँ JNK में गई है, तो वहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट्री वहाँ दिखाते हैं, ऐसे ऐसे हुआ, ये इधर इसको मारा, ऐसे पूरी डिटेल दिखाते हैं। हमने ये बिल्कुल हमारे बुलाते थे वहाँ। ये सौभाग्य तो केवल उन्हीं को मिलता था जो सेना में भर्ती होकर आते थे। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आम जन को भी ये सौभाग्य मिलता है कि किस तरह से बच्चों को बिल्कुल ये सीख लेनी चाहिए कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छी यहाँ मेहनत करेंगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में हम मुद्दा हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सीख है। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, सरवण जी, आपने इस डॉक्यूमेंट्री में हमें ज्वाइन किया, धन्यवाद आपका। राम राम। कैमरा स्क्रीन पर आप पूरी तरह से ग्रामीण बैकग्राउंड देख रहे हैं और इस ग्रामीण बैकग्राउंड में पूरे गांव की डॉक्यूमेंट्री देखते समय आपने यहां पर विभिन्न प्रतिभाएं देखी हैं। यहां से उद्योग क्षेत्र में, भामाशाह के क्षेत्र में, सैन्य सेवाओं में, न जाने किस किस क्षेत्र में इस गांव ने दुनिया भर में अपना डंका बजवाया है। मैं एक और प्रतिभा के साथ मौजूद हूं, मेरे साथ संपत मौजूद हैं। बिल्कुल युवा संपत इस गांव के लिए गौरव का विषय हैं। ये इसलिए गौरव का विषय है कि अपनी शैक्षणिक जो इनकी स्कूली पढ़ाई थी, इसके तुरंत बाद इस गांव को गौरवान्वित करने की इन्होंने उपलब्धि हासिल की और शायद पहले ही प्रयास में IIT दिल्ली का दरवाज़ा खटखटा दिया। IIT तकनीकी के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों का एक ड्रीम होता है। संपत ने IIT दिल्ली जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में BTech करने के बाद आज आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको इस प्रतिभा से मुखातिब करवाते हैं। संपत, एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन या परिचय दर्शकों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा नाम संपत खिंची है और मेरे पिताजी जो कि ओम प्रकाश जी खिंची, जो कि BSF में वर्तमान में कार्यरत हैं, जो खुद एक सैन्य बल अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन कटौती से ही हुई और ग्रामीण क्षेत्र से होने के बावजूद भी यहाँ की प्राइमरी एजुकेशन की जो गुणवत्ता है और यहाँ के जो शिक्षकों का है, उनकी दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि मैं आज कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में भी इतनी प्रगति कर पाया और अपने आप को साबित कर पाया। और यही चीज़ मुझे प्रेरणा देती है कि मैं आगे भी इस क्षेत्र में और अच्छा विकास और अच्छे काम करता रहूं और ताकि और भी लोगों को प्रेरित करता रहूं, ताकि और भी लोग जो मेरी तरह जो ग्रामीण क्षेत्रों से नाता रखते हैं, बिलोंगिंग रखते हैं, वो भी आगे बढ़ें और भी अच्छे जो आने वाले भविष्य के जो क्षेत्र हैं उनमें अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो संपत, अभी तो आप ग्रामीण की बात कर रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं। अभी तो लाइफ पूरी तरह से चकाचौंध होती होगी। हाँ, अब अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मशीन लर्निंग्स आ गई है, रोबोट्स चल रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में भी था तो IIT दिल्ली अपने आप में एक अलग दुनिया थी। IIT दिल्ली भारतीय विश्वविद्यालयों के स्तर को रिप्रेजेंट करता है, उनका स्तर अपने आप में अलग है। तो वहाँ पे आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि विज्ञान कितनी प्रगति कर रहा है। आपको जो मौके मिलते हैं, आपको जो अवसर मिलते हैं खुद को साबित करने के, खुद का विकास करने के, तो वो सारी चीज़ें आपको एक मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको मेंटली मौके देती है खुद को साबित करने के लिए और उसके अपने विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए। शहीद मुलाराम जी की शहादत से प्रेरित होकर अनेक युवा फौज में जाने का सपना रखते हैं और काफ़ी युवाओं ने इस सपने को साकार करते हुए अपनी देश की सेना में भर्ती होकर वर्तमान में वो देश की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य संगठन भी शहीद मुलाराम जी से प्रेरित होकर कई सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं और उनकी शहादत को नमन करते हुए मेरे साथ शहीद स्पोर्ट क्लब के सदस्य मौजूद हैं। ये बड़ा एक संगठन है, लेकिन इस मौके पर जबकि हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उसके कुछ सदस्य जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का न्यूज़ 21 राजस्थान और कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ विकास जी सहित दिनेश जी सहित तमाम लोग ये मौजूद हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये किस प्रकार का संगठन है? ये एक प्रकार का सामाजिक संगठन है। इसका किसी प्रकार की राजनीतिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है और विशेष रूप से इसका एक ही उद्देश्य है कि जो ग्राम की समस्या है उनका निवारण करना। किसी लोगों के लिए जो भी हमसे हो, हमने उम्मीद की है, लोगों के लिए काम किया है और इस पर न तो किसी प्रकार के पदाधिकारी है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव किसी प्रकार के पदाधिकारी नहीं है। जो सदस्य है वो स्वयं में अपने आप एक पदाधिकारी है। अभी
कोरोना काल में जो छोटी सी हमने मुहिम चलवाई थी, जिसका बहुत अच्छा हमें परिणाम मिला। गांव के सभी युवाओं ने हमारा सहयोग किया, बड़े भी जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सहयोग करके कम से कम 6.5 लाख रुपए तक की हमने लागत से जो भी हमसे हुआ उतनी हमें रकम प्राप्त हुई, जिसे हॉस्पिटल के अंदर 2 ऑक्सीजन वो छोटी मशीनें भी अवेलेबल करवाई और मॉनिटर था रिपोर्ट वाला वो भी करवाया। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि गांव में जो भी हो हम उसके लिए तैयार हैं। शहीद स्पोर्ट क्लब द्वारा कई सामाजिक सरोकारों में अपना योगदान दिया गया। इसका नाम है स्पोर्ट क्लब। में स्पोर्ट क्लब होने के नाते खेलकूद गतिविधियों को लेकर कोई खास काम किए गए? खेल कूद के लिए तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि कबड्डी प्रतियोगिता हुई, जैसे कि क्रिकेट हो गई। मतलब कि जैसे कि हमारी टीम में से अमाउंट इकट्ठा ना हो तो ये शहीद स्पोर्ट्स क्लब अपनी तरफ से देते हैं सभी को, ठीक है। और बाकी की लोगों की हेल्प भी करते हैं काफ़ी जगह। शहीद स्पोर्ट क्लब का मुख्य उद्देश्य तो खेलों के प्रति रुचि पैदा करना है। इसके साथ साथ जब जब गांव को आवश्यकता पड़ती है, पंचायत को आवश्यकता पड़ती है, लोगों को आवश्यकता पड़ती है, ये लोग दिलो जान से उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और स्पोर्ट क्लब होने के नाते जो युवा खेलों में रुचि रखते हैं, जो स्कूली बच्चे खेलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हुए उन्हें पुरस्कृत करके उनका हौसला अफजाई करते हैं, ताकि वो खेलों में और अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम कर पाएँ। तो इस श्रेष्ठ संगठन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे संगठन की आपने रचना करी। हम आशा करते हैं कि उत्तरोत्तर आप अपने सदस्यों की संख्या के साथ साथ इसके नेक कामों में भी वृद्धि करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गांव की सुंदरता चौपालों से होती है। चौपालों के अलावा भी कुछ प्रमुख स्थान होते हैं जहां पर विशेष आयोजनों पर लोग एकत्रित होते हैं। चाहे गांव की समस्या को लेकर लोगों को इकट्ठा करना हो, या होली या दीपावली की रामाश्यामा करना हो, तो कुछ स्थान नियत होते हैं चौपालों की तरह, वहां पर जमघट लगती है। मैं कटौती ग्राम के एक ऐसी ही जगह पर बैठा हूं जहां ये सारे काम होते हैं। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ ठाकुर जी के मंदिर, जो कि बेहद पुराना मंदिर है। और यहाँ पर गांव में जो चुनावी सभाओं से लेकर सभी आम समस्याओं को लेकर जो बैठकें होती हैं, मुख्य रूप से यहीं होती हैं। और ख़ास तौर से जब दीपावली या होली का रामाश्यामा होता है तो पूरे गांव का सामूहिक रूप से रामाश्यामा इसी स्थान पर किया जाता है। मंदिर के बारे में आप हमें बताएं। मंदिर के बारे में ऐसा बताते हैं, वो गाँव का कटौती गाँव का बहुत पुराना मंदिर है और ठाकुर जी का मंदिर है। जो उस गांव के समय से होली दिवाली का यहाँ रामाश्यामा होता है और यहाँ पर जो गांव की समस्याएं होती है वो तकरीबन गांव वाले बोलते हैं, वो उसका समाधान होता है। और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के इस क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सरपंच तेजाराम जी। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान और इस कटौती डॉक्यूमेंट्री में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तेजाराम जी, एक जनप्रति होने के नाते आपका दृष्टिकोण इस गांव को देखने का थोड़ा सा भिन्न रहा है, और एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी आप इस गांव में निवास करते हैं, रहते हैं, और गाँवों की तुलना में कटौती गाँव को किस तरह का गाँव आंकते हैं आप? कटौती गांव काफ़ी विकासशील है और हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। सांप्रदायिक माहौल ठीक है और यहाँ पर मस्जिद भी बहुत पुरानी है, राजा महाराजों के टाइम की है, और मंदिर भी है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है गांव में, सब एक साथ बैठ के और हर चीज़ को। भौगोलिक स्थिति में गांव की स्थिति भौगोलिक रूप से किस तरह की, इस पर भी फर्क पड़ता है कि गांव का विकास का मूड किस तरफ जाए। भौगोलिक रूप से आप बिल्कुल तहसील मुख्यालय के पास में स्थित हैं, तो इस चीज़ से गांव को किस तरह से लाभ है या किस तरह से नुकसान है? नुकसान तो किसी चीज़ का नहीं है, नज़दीक है तो हर चीज़ का फ़ायदा ही है। और कटौती ग्राम की डॉक्यूमेंट्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम हर वर्ग तक पहुंच रहे हैं, हर क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ युवा वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे साथ सुखाराम जी हैं। सुखाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपना छोटा सा परिचय दें। जी सर, मेरा नाम सुखाराम मेघवाल है और मैंने कॉलेज की हुई है और अभी फ़िलहाल मतलब काम धंधे की तलाश में हूँ।
काम की आप तलाश कर रहे हैं, आपने कॉलेज फिनिश कर लिया है। सुकाराम जी, पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुई है? हाँ, पहले ये शहीद मुलाराम स्कूल से की थी और कॉलेज बांगड़ कॉलेज डिडोना से की थी मैंने। एक युवा के तौर पर सुकाराम जी मुझे बताओ कि आपने और भी गांव देखे होंगे, कटौती भी आप देख रहे हैं, आपको अपना गांव कैसा लगता है औरों की तुलना में? मतलब शहर से बेहतर है। अच्छा, औरों की तुलना में मतलब सब सुविधा है गांव के अंदर, एक ट्रेन के अलावा और मतलब हवाई अड्डे के अलावा बाकी सब सुविधा है हमारे गांव में। सारी सुविधाओं से संपन्न ये कटौती ग्राम है। और कोई समस्या? ना, कोई भी समस्या नहीं है। सबका मतलब सब भाईचारे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौमी एकता से यहाँ पर लोग रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। हालांकि होता ये है कि हाईवे पर स्थित गाँवों के साथ ऐसा है कि उनका विकास ज़्यादा होता है, उनके यहाँ सेवाएं सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। और कोई ख़ास ध्यान आप आकृष्ट करना चाहें, ख़ास तौर से जैसे कि आपने बताया कि आप काम धंधे की तलाश कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर या ग्राम स्तर पर क्या ऐसे कोई प्रयास हो सकते हैं जिससे कि आप जैसे युवा उनको रोज़गार मिल सके? ऐसा क्या कोई प्रयास हो सकता है? प्रयास तो देखो, करने से तो सब कुछ होता है। मतलब कोई संस्था या जो भी हो, सिस्टम हो, मतलब जो मतलब साधन संपूर्ण आदमी हो, वो युवाओं का कहीं से भी मतलब रोज़गार दिलवा सकते हैं। जो साधन संपन्न हो, जिनको रोज़गार के प्रति सब कुछ जानकारी हो, अगर उनका मार्गदर्शन मिलता रहे तो कुछ भी संभव है। युवा वर्ग वो वर्ग होता है उसके बाजुओं में वो दम होता है कि कैरी कटी तोड़ सके। बहुत दम उसके अंदर होता है, उसका मानसिक स्तर भी अच्छे लेवल का होता है, कि कार्य क्षमता भी ज़्यादा होती है, उसका मानसिक लेवल भी अच्छा होता है। यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो वो अच्छे परिणाम ला सकता है। सुकाराम जी जैसे युवा बताते हैं कि यदि इन्हें मौका मिले तो ये अवश्य ही ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि गर्व हो, और रोज़गार के तौर पर इन और लोगों को, जो संपन्न लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, ऐसा सुकाराम जी का मानना है। चलिए डॉक्यूमेंट्री के अगले क्रम में अन्य व्यक्तित्व से मिलते हैं। ये सती माता जी का ये जो है छतरी है, ये छतरी सती माता जी का नाम था कान्नी, जात के थे तांडी। 1631 में चौधरी साथर जी के पीछे ये सती हुए और ये छतरी बनाई 1631 में। 1631 में कार्तिक सुदी पूनम का ये सती जी हुए और कुआं के पास ये छतरी बनाई। हमारी बही में बताते हैं कि कुआं से ये 14 पाउंड दूरी थी, जो आज ये 16 पाउंड हो गई। इतनी हमारी ये जो हाइट कम हो गई, लंबाई कम हो गई।